कुमुद की गांव में मटन की दुकान थी। वह देसी तरीके से मटन बनाता था और उसका बनाया मटन बड़ा ही स्वादिष्ट होता था। इसीलिए जो भी मटन खाने का शौकीन होता उसकी दुकान पर पहुंच जाता था। अरे कुमुद भाई, एक प्लेट मटन तो लगा दो। अभी लगा देता हूँ मसाला डाल के। पर ये तो बताओ भाई, साथ में क्या लोगे भैया? चपाती लोगे या चावल? साथ में चपातियां लगा देना भाई। कुमुद ग्राहक के लिए मटन की प्लेट और चपातियां लगा देता है और फिर ग्राहक मटन खाकर उंगलियां चाटते हुए कहता है, कुमुद भाई, मटन तो बड़ा लाजवाब बनाते हो तुम। सच में खाने में बड़ा मजा आता है। अरे मजाक क्यों ना आएगा भैया? मैं देसी मटन जो बनाता हूँ मसाला डाल के, सब मसाले अपने ही हाथों से तैयार करता हूँ। अरे तभी तो ऐसा लाजवाब देसी मटन बनता है। क्यों, मेरी बात सच है ना? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है मसाला डाल के। कुमुद मटन तो बड़ा स्वादिष्ट बनाता था, पर दुकान गांव में होने के कारण थोड़ी कम ही चलती थी। कम मात्रा में मटन बनाने के बाद भी कभी कभी शाम को थोड़ा मटन बच जाया करता था। कुमुद इस बचे हुए मटन को घर ले जाता और अपने बच्चों को खिला देता था। एक दिन बचे हुए मटन को देखकर उसकी पत्नी आशा कहती है, लो आज फिर कितना मटन बच गया। ऐसे तो हमें दुकान में बहुत नुकसान होता होगा। कोई नुकसान नहीं होता मसाला डाल के। हाँ, थोड़ा कम फायदा होता है। इस मटन को हमारे बच्चे और हम खा लेंगे। क्यों, कल जो मटन बनाओगे इस बचे हुए मटन को उसमें नहीं मिला सकते? फ्रिज में रखने से मटन खराब थोड़ी ना हो जाएगा। भैया, ग्राहकों को बासी मटन खिलाना आदत नहीं है मेरी मसाला डाल के। हाँ, कल मैं ताजा मटन ही बनाऊंगा। हद करते हैं आप भी। भला दुकानदारी में भी इतनी ईमानदारी? ऐसे तो कोई कमाई ही नहीं होगी। अरे होगी क्यों नहीं, जरूर होगी मसाला डाल के। मिलावटी मटन खिलाकर पैसा कमाना फितरत नहीं है मेरी। आगे से मुझे ऐसा कुछ ना समझाना भैया। आप सुनते ही कहाँ है मेरी जो मैं आपको समझाऊं। यह कहकर आशा भी चुप हो जाती है, मगर कुमुद था कि अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर सदा अडिग रहता था। अगले दिन वह मटन वाले के पास मटन खरीदने जाता है तो मटन वाला कहता है, आओ कुमुद भाई, बोलो कितना मटन चाहिए? भाई बस 5 किलो मटन चाहिए मसाला डाल के। पैसे तो लाए हो ना, ये उधार लेने चले आए हो? अरे भैया, पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं नहीं भागने वाला। फिर भी आज मेरे पास 5 किलो मटन का पैसा तो है ही। ठीक है, तो फिर 4 किलो मटन मिल जाएगा। अरे ये भी कोई बात हुई भला? 5 किलो के पैसे लेकर 4 किलो मटन दोगे मसाला डाल के? हैं? भूल गए क्या? 1 किलो मटन का पैसा भी उधार पड़ा है। देख भाई, वो पैसा काट कर तुझे 4 किलो मटन ही मिलेगा। ठीक है भैया, 4 किलो मटन ही दे दो। आज इतने सही काम चला लूंगा मसाला डाल के। कुमुद ईमानदार और सच्चा होने के साथ साथ हालातों के साथ समझौता करके चलने वाला आदमी था। हिम्मत और मेहनत के गुण तो उसमें मानो ठूस ठूस कर भरे हुए थे। उस दिन वह 4 किलो मटन ही बनाकर बेचता है और शाम को जो कमाई होती है उसी को जेब में रखकर घर पहुंचता है। बच्चे उसे देखते ही खुश हो जाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा पापा मटन लाए हो क्या? नहीं बेटा मिट्टू, आज सारा मटन बिक गया मसाला डाल के। पापा बहुत भूख लगी है और माँ ने खाना भी नहीं बनाया। और क्यों नहीं बनाया मसाला डाल के? क्योंकि माँ तो बीमार है पापा। यह सुनकर कुमुद थोड़ा घबरा जाता है और आशा का हालचाल पूछते हुए कहता है, अरे सुबह तो ठीक ठाक थी, फिर अचानक ऐसी क्या बीमारी हुई कि शाम का खाना बनाने की भी हिम्मत न बची मसाला डाल के? हैं? दोपहर से ही बहुत तेज बुखार है, बदन दर्द कर रहा है, बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। अरे फिर तो तुम आराम ही करो, बच्चों को खाना बनाकर मैं ही खिला देता हूँ मसाला डाल के। आशा एक बार बीमार क्या पड़ी, बीमारी से छूट ही नहीं पाई। डॉक्टर उसे अस्पताल में दाखिल कर लेता है और फिर कुमुद को समझाते हुए कहता है, देखिए आपकी पत्नी को गंभीर बीमारी है, 10 दिन अस्पताल में रहकर ही इलाज कराना पड़ेगा। पर इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा मसाला डाल के। हाँ, 50,000 तो लगी जाएंगे। आप पैसा जमा करा दीजिए। 50,000 की बात सुनकर तो जैसे कुमुद पर पहाड़ ही टूट पड़ता है। वह मन ही मन परेशान होते हुए खुद से कहता है, अरे ये डॉक्टर क्या समझे, मुझे गरीब देसी मटन बेचने वाले के लिए 50,000 कितनी बड़ी रकम है। खड़े पाँव कहाँ से लाऊं, इसीलिए किसी से कर्ज ही लेना पड़ेगा। आखिर आशा मेरी धर्म पत्नी है, इसे मरते भी तो नहीं देख सकता मसाला डाल के। बस यही सोचकर कुमुद कर्ज के लिए भटकने लगता है। उसी के गांव के धनी महाजन गोविंद पैसे के लेन देन का काम किया करते थे, इसीलिए कुमुद उनसे ही उम्मीद करके उनके घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही गोविंद कहता है, अरे कुमुद, तुम बताओ बताओ कैसे आना हुआ? सेठ, पत्नी बीमार है, थोड़ा कर्ज चाहिए मसाला डाल के। अच्छा, कर्ज चाहिए तुझे? कितना कर्ज चाहिए? 50,000 रुपए का सेठ, 2 महीने में वापस कर दूंगा मसाला डाल के। हाथ जोड़ता हूँ सेठ, देखो मना मत करना। देख भाई, हाथ जोड़ या पैर, भला तेरे जैसे छप्पर में देसी मटन बेचने वाले गरीब को 50,000 रुपए उधार दूं? मेरी अकल कहाँ चलने गई है क्या? तू 2 महीने में तो क्या 2 साल में भी कर्ज नहीं लौटा पाएगा। देख लो सेठ, पत्नी की बीमारी का सवाल है, बड़ी मेहरबानी होगी मसाला डाल के। अरे पत्नी तेरी बीमार है, तू जाने, मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद करूं? जा, तुझे कोई कर्ज नहीं मिलेगा। यह कहकर गोविंद उसे घर से निकाल देता है और बेचारा गरीब देसी मटन बेचने वाला कुमुद टूटे कदमों और दुखी मन से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मगर तभी गोविंद का नौकर चंदन उसके पास आकर कहता है, अरे आपने उसे कर्ज देने से मना क्यों कर दिया सेठ? जानते भी हो वो कितना स्वादिष्ट देसी मटन बनाता है, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो भला इससे मुझे क्या? मटन बेचकर भी तो वो कमबख्त गरीबी है ना। पर आप तो और अधिक अमीर हो सकते हैं ना, आपका तो हाईवे पर रेस्टोरेंट है। सोचिए अगर उसमें कुमुद का बनाया देसी मटन भी चलने लगे तो कितनी कमाई बढ़ जाएगी। अरे मैं भी कैसा मिट्टी का माथू निकला, इतनी सी बात नहीं समझ में आई। अब तो समझ, ये कुमुद हमारे रेस्टोरेंट में ही देसी मटन बनाएगा। हाँ, अब जल्दी से लौटाकर लाओ उस भागे को, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। गोविंद के यह कहते ही उसका नौकर भागते हुए कुमुद को वापस सेठ के बंगले पर ले आता है और गोविंद उसे हंसकर 50,000 रुपए देते हुए कहता है, अरे नाराज ना हो कुमुद, ये ले पूरे 50,000 रुपए और अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवा ले, पर वापस 2 महीने में ही कर देना। बिल्कुल कर दूंगा सेठ, मसाला डाल के। मसाला डाल के नहीं चंदन भाई, सूद डाल कर कहो। हाँ, सूद समय दूंगा मसाला डाल के। गोविंद से 50,000 का कर्ज लेकर कुमुद अपनी पत्नी का इलाज कराता है और कुछ दिन में वह ठीक होकर घर आ जाती है। मगर फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुमुद को गोविंद का कर्ज लौटाने की चिंता सताने लगती है। कर्ज लौटाने का महीना आ गया और अभी तक एक पैसा जमा नहीं हुआ। अब सेठ का कर्ज कैसे लौटा पाऊंगा मसाला डाल के? अरे की चिंता में डूबे हो कुमुद भाई, एक
प्लेट मटन लगा दो ना। आप बैठिए, मैं अभी मटन लगा देता हूँ मसाला डाल के। हाँ जल्दी लगा भाई, मुझे तेरा मटन खाकर शहर निकलना है। पर मटन तो वहाँ शहर में भी मिलता है मसाला डाल के। अरे शहर के मटन में वो स्वाद कहाँ जो तेरे इस देसी मटन में है भाई। धीरे धीरे और समय बीतता जाता है और कुमुद गोविंद का कर्ज नहीं चुका पाता। बस इसी कारण गोविंद की चाल सफल हो जाती है और कुमुद की बदनसीबी की शुरुआत। एक दिन गोविंद और उसका नौकर चंदन उसकी दुकान पर आ धमकते हैं। अरे आप गोविंद सेठ? क्यों 2 महीने की कहकर 3 महीने में भी कर्ज नहीं लौटाया? पैसा मारने की सोच रहा है कमबख्त। मैं मजबूर हूँ सेठ, अभी मेरे पास पैसे नहीं बन पाए मसाला डाल के। पर मैं मजबूर नहीं हूँ, समझा? कमबख्त कहीं का। या तो अभी के अभी सूद समेत मेरा पैसा लौटा दे या निकल इस दुकान से बाहर। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ? दुकान आप ले लेंगे तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा ना मसाला डाल के। अरे भाई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चल बे चंदन, लगा इसकी दुकान पर ताला। गोविंद के ये कहते ही चंदन कुमुद की दुकान पर ताला लगा देता है और फिर उस पर झूठी हमदर्दी जताते हुए कहता है, देख भाई कुमुद, अब तेरी देसी मटन की दुकान तो हो गई बंद, पर तू कहे तो मैं तुझे सेठ के रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुझे तो देसी मटन ही बनाना है, वहाँ बना लेना। नहीं, मुझे तेरे सेठ की नौकरी नहीं करनी भैया, मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो मसाला डाल के। इस तरह गोविंद कुमुद को अपने रेस्टोरेंट में नौकर बनने के लिए मजबूर तो करना चाहता है मगर असफल रह जाता है। मगर उस दिन के बाद वह मौके की तलाश में रहने लगता है। कमबख्त लगता है बड़ी सख्त चमड़ी का आदमी है, इतना मजबूर करने पर भी नहीं माना, पर एक दिन भूखा मरेगा तो जरूर मानेगा। कुछ दिन बाद कुमुद के घर में गरीबी पैर पसारने लगती है और घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। पापा पापा मटन लाए हो क्या? माँ माँ खाना दो, बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है माँ, पर खाना कहाँ से दूं बच्चों? तुम्हारे पिता तो हाथ पर हाथ रख घर में बैठ गए, फिर खाना कहाँ से आए? इनसे तो यह भी नहीं होता है और कहीं नौकरी ही कर लें। आशा निराश ना हो, मैं चाहता हूँ कोई काम ढूंढने और बच्चों के लिए खाना लेकर ही लौटूंगा। यह कहकर कुमुद काम की तलाश में निकल जाता है और फिर काम की तलाश करता है मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता और वह थक कर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और तभी गोविंद अपनी कार लेकर वहाँ से गुजरता है तो कुमुद को देख कार रोक लेता है। अरे यहाँ किस उधेड़पुर में बैठे हो कुमुद? कोई समस्या है क्या? घर में बच्चे भूखे बैठे हैं और मेरे पास कोई काम नहीं बचा सेठ मसाला डाल के। देखो भाई, अकड़ से तो भूखे ही मरोगे। मेरी बात मानो, मेरे रेस्टोरेंट में देसी मटन बनाने का काम कर लो, तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। फिर धीरे धीरे मेरा कर्ज चुकता कर अपनी दुकान वापस ले लेना। फिर चाहो तो बेशक नौकरी छोड़ देना। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है सेठ, मसाला डाल के। तो फिर चलो आओ, बैठो कार में। बस उसी दिन से कुमुद गोविंद सेठ के रेस्टोरेंट में काम करने लगता है और उसके रेस्टोरेंट में तरह तरह के मटन चिकन के साथ साथ कुमुद का गांव का देसी मटन भी मिलने लगता है। गांव का देसी मटन ग्राहकों को इतना पसंद आता है कि वे देसी मटन की बड़ाई करते नहीं थकते। अरे वाह गोविंद सेठ, आपके रेस्टोरेंट में ये गांव वाला देसी मटन तो बड़ा ही लाजवाब बनता है। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। अरे भैया, गांव से स्पेशल कारीगर जो बुलवाया है मैंने, बड़ा तजुर्बा है इसे, एकदम बढ़िया देसी मटन बनाता है। अरे तभी तो खूब चलेगा, देखना हर आदमी इसका देसी मटन खाना पसंद करेगा। धीरे धीरे गोविंद के रेस्टोरेंट में कुमुद का बनाया गांव का देसी मटन सबकी पसंद का मटन बन जाता है और यह मटन खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। फलतः गोविंद की बहुत अच्छी आमदनी होने लगती है और वह तो खुशी से झूमने लगता है। वाह, ये कुमुद तो बड़े काम की चीज निकला। मेरी तो लॉटरी लगी, लॉटरी, खूब कमाई हो रही है। इधर धीरे धीरे कुमुद को भी लगने लगता है कि वह बहुत जल्दी ही गोविंद सेठ के कब्जे से अपनी दुकान छुड़वाकर फिर से गांव में देसी मटन बेचना शुरू कर देगा। इसलिए एक दिन वह रेस्टोरेंट में मटन बनाते हुए खुद से कहता है, अब तो बस कुछ दिन की बात है, जल्दी ही गोविंद सेठ के कब्जे से अपनी दुकान छुड़वाकर गांव में फिर देसी मटन बेचने का काम शुरू कर दूंगा। गोविंद सेठ लाख खुशामद करेंगे तो भी नहीं मानूंगा मसाला डाल के। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है और एक दिन कुमुद किसी काम से गोविंद सेठ के रूम में जाता है तो देखता है कि गोविंद सेठ अपने नौकर चंदन से हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। तो क्या सेठ जी आप उसको मुझसे अपना कर्ज वापस मिलने पर उसकी दुकान उसे लौटा देंगे? अबे मूर्ख है क्या? उसे उसकी दुकान लौटाकर भला मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारने लगा? वो कमबख्त तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसे तो मैं अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगा। बेचारा देसी मटन वाला हमारे जाल में ऐसा फंसा कि अब कभी निकल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा चंदन तूने। कुमुद छिपकर उनकी यह बातें सुनता है तो वह हैरान ही रह जाता है, साथ ही उनकी सारी चाल समझ जाता है। अब उसे गोविंद सेठ से घिन सी होने लगती है। उसका मन अब उसके रेस्टोरेंट में मटन बनाने से ऊब जाता है। वह गोविंद सेठ की सच्चाई आशा को बताता है तो उसे भी गोविंद सेठ पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुमुद को समझाते हुए कहती है, आप जैसा देसी मटन बनाने वाला कोई और नहीं है। आप तो सड़क पर खड़े होकर भी मटन बेचे तो भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि मारो गोली उस सेठ की नौकरी को और हाईवे पर मटन का खुद का स्टॉल लगा लो। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है आशा, अब तो मैं भी यही सोच रहा था मसाला डाल के। आशा के यह समझाने पर कुमुद अगले ही दिन से गोविंद सेठ की नौकरी छोड़ हाईवे पर एक जगह गांव के देसी मटन का स्टॉल लगा लेता है और उसी दिन से उसका काम चलने लगता है। अरे वाह, ऐसा देसी मटन तो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता, तुम्हें तो किसी बड़े होटल में होना चाहिए। अपने लिए तो यही बड़ा होटल है साहब, आप जैसे लोग आते रहे बस। इस तरह कुमुद का गांव का देसी मटन स्टॉल खुल जाता है और उसकी ईमानदारी और मेहनत के चलते वह कमाई भी करने लगता है। उधर गोविंद सेठ उसे कई बार मनाने की कोशिश करता है मगर कुमुद उसे बेइज्जत करके लौटा देता है। इस तरह लालची गोविंद सेठ तो माथा पीट कर रह जाता है और मेहनती और ईमानदार कुमुद का छोटा सा स्टॉल कुछ ही सालों में गांव के देसी मटन का छोटा मगर खूबसूरत होटल बन जाता है।